हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा में, आपके साथ सुदेश नैन मोर। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 7 नगर निकायों के लिए चुनाव होंगे। पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव होने हैं। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में नगर निगम के चुनाव हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के लिए वोटिंग होगी। उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला में नगर पालिका का भी चुनाव है। 10 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। चुनाव आयुक्त के मुताबिक पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्यों, 29 सरपंच, 485 पंच पदों के लिए वोटिंग भी 10 मई को ही होगी। उसी दिन वोटों की गिनती करके नतीजे घोषित किए जाएंगे। और इस वक्त इसी खबर पर और जानकारी अपडेट के साथ पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़े हैं। तारा, शहरी सरकार का चुनाव होना है, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कैसी हलचलें हैं, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल सुदेश, बात करें नगर निगम चुनाव पंचकुला की, तो अभी जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो थोड़ी ठंडी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के द्वारा जो अपने मेयर और पार्षद उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में नहीं उतारे हैं, जबकि कांग्रेस के द्वारा तीनों नगर निगमों में जो है अपने मेयर उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। अगर बात करें पंचकुला, अंबाला और सोनीपत, तीनों में कांग्रेस ने मेयर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन भाजपा किसको टिकट देता है, किसको अपना उम्मीदवार चुनता है, उसको लेकर चिंतन मंथन चल रहा है। लगातार दिल्ली में भाजपा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ये बैठकें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज रात तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की जो है घोषणा वो कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले वैसे भी तारा, अगर हम बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो ये इनकी सरगर्मियां हमें नजर भी आ रही है। एनएलडी की और जेजेपी की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं है निकाय चुनावों को लेकर, क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, तो वहां से पत्ते अभी खुले नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी की बात करें, इनेलो की बात करें, इनके द्वारा अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। कहीं ना कहीं जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने तीनों नगर निगमों में अपने चुनाव मेयर उम्मीदवार जो है वो उतारे जाते हैं, तो उसके बाद अन्य पार्टियां भी जो है अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। अभी फिलहाल सभी पार्टियां चिंतन मंथन कर रही है, लेकिन आज से ही जो है नामांकन प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। अगर पंचकुला की बात करें तो अलग विभिन्न अधिकारियों को यहाँ पर जो है कार्यभार दिया गया है नामांकन के लिए। 21 से जो है 25 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया रहने वाली है। उम्मीदवार जो है यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर जो नामांकन के लिए कार्यालय बनाए गए हैं वहां पर जाकर अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। इसके अलावा जो लगातार उम्मीद जताई जा रही है कि आज भाजपा अपना चुनाव जो मेयर उम्मीदवार है वो चुनाव मैदान में उतार सकता है। तो एक इंतजार रहेगा सभी को, क्योंकि अभी जब दूसरे दलों के जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां तभी तेज होंगी। शुक्रिया तारा ठाकुर तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस ने अपने 3 मेयर पद के उम्मीदवारों का नाम पहले ही ऐलान कर दिया है और अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का। लगातार मंथन का दौर बीजेपी में जारी है। बीजेपी में, दिल्ली में पार्टी के बड़े चेहरे लगातार नामों पर मंथन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नामों की घोषणा नहीं हुई। 20 अप्रैल का कहा था कि 20 अप्रैल को कभी भी, यानी बीते कल, कभी भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन दिन बीत गया है। आज उम्मीद है कि आज बीजेपी अपने पत्ते खोलते हुए अपने मेयर के उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। महिला आरक्षण बिल पर अभी भी खूब राजनीति हो रही है। अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी वार पलटवार शुरू कर दिया है। जिला कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। विधायक अशोक अरोड़ा, मेवा सिंह, रामकरण काला इसमें मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा की नीयत साफ नहीं है। आरक्षण से पहले परिसीमन जोड़ना राजनीतिक चाल है। महिलाओं को सम्मान और अधिकार देने के पक्ष में कांग्रेस है, लेकिन लोकतंत्र का या संविधान का
अपमान करके, उसमें छेड़छाड़ करके ये चीजें नहीं होने दी जाएंगी। बिना शर्त के महिला आरक्षण को लागू किया जाए, इसमें कांग्रेस पूरी तरह से सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ है। कि सरकार जो सितंबर 2023 का महिला आरक्षण बिल है उसको जू की त्यों लागू करे, और अगर फिर नया बिल भी लाना है तो पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया है। कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष तैयार है और 2029 के चुनाव में उसको लागू करना चाहिए। तो बात महिलाओं की करते हैं, जब टिकटें देने की बात आती है सबसे कम महिलाओं को टिकटें बीजेपी देती है। आज 48 विधानसभा में इनके एमएलए मात्र 5 बीजेपी की महिला है और कांग्रेस के 37 उसमें 7-8। ये तो मेवाड़ सिंह ने बताया कि देश की प्रधानमंत्री की बात हो, राष्ट्रपति की बात हो, लोकसभा की स्पीकर की बात हो, मैं आपके पहले मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाने की बात हो, सारा कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है। महिला आरक्षण भी कांग्रेस पार्टी लेके आई है। ये तो केवल दिखावा करते हैं, ये किसी के लिए कुछ नहीं करते। देखिए, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि 33% रिजर्वेशन अभी दो और एग्जिस्टिंग कंस्टिट्यूएंसीज पे कांग्रेस राजी थी। लेकिन विपक्ष की मंशा ये थी कि डीलिमिटेशन को विमेन रिजर्वेशन की आड़ में अपनी मनमर्जी तरीके से धक्के के साथ वो पास करना चाहते थे, जो कि हमने विरोध किया। लेकिन 33% रिजर्वेशन के मामले में आज पुनः दोबारा सेशन बुला लें, 545 लोकसभा सीटों पे 33% के लिए कांग्रेस पार्टी आज भी तैयार है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए महिला आरक्षण के नाम पर एक एजेंडा चलाया हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। 2023 में ही महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था। 2023 से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इसको क्यों नहीं लागू किया? नीयत तो भारतीय जनता पार्टी की खराब थी और अब परिसीमन के नाम पे, लोकसभा विधानसभा में सीटें बढ़ाने के नाम पे दोबारा महिला आरक्षण बिल लेकर आए, जबकि पहला बिल पास हुआ अभी उन्होंने आज तक लागू नहीं किया। नूह में भी कांग्रेस विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी पर जुबानी वार किए। कहा इसमें कि तुरंत से तुरंत 33% महिला आरक्षण बीजेपी लागू करे। इसमें कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी महिला आरक्षण पर सिर्फ चुनावी स्टंट कर रही है। विशेष सत्र बुलाना चाहिए। राजनीतिक उद्देश्य से जो सत्र बुलाया था वो राजनीति से प्रेरित था, उसका उद्देश्य पूरी तरह से राजनीतिक था। 2026 परिसीमन में महिला आरक्षण का स्पष्ट जिक्र तक नहीं था। जो लोकसभा में संविधान में जो संशोधन के लिए ये 3 दिन का विशेष सत्र लेके आए थे, 16, 17, 18 को, वो विशेष सत्र आप लोगों के सामने है कि परिसीमन था और महिलाओं का बिल था और एक पांडिचेरी का बिल था। तो इन्हें प्रस्तुत किया, 2 दिन चर्चा भी हुई काफी घंटा लोकसभा में। जब इन्हें परिसीमन बिल लेके आए तो वो परिसीमन बिल क्या था कि महिला बिल के आड़ में परिसीमन पास करवाना चाहते थे, और परिसीमन पास करने के बाद जिस तरह से ये वहां की विधानसभाओं को बनाते, सीटें बढ़ाते, सिर्फ ये भाजपा के फायदे के लिए सब किया जा रहा था, ना कि महिलाओं के लिए किया जा रहा था। कांग्रेस पूरी तरीके से महिला रिजर्वेशन बिल पे और महिलाओं के अधिकार के लिए संकल्पित है। पहले से ही उस चीज के लिए प्रयास करती रही है और जब जब मौका मिला है उसमें किया है। हम आज भी आपके माध्यम से करते हैं कि राजनीतिक ढोंग करके और महिलाओं को अगर सच में सम्मान और उनके प्रति वो देना है तो 543 सीटें जो आज लोकसभा की है उसमें विशेष सत्र बुलाए सरकार और अभी से 33% आरक्षण महिलाओं को दे। इस बात की हम आज जिला कांग्रेस कमेटी अपने नेताओं के साथ, अपने साथी पदाधिकारियों के साथ ये मांग जो है आपके बीच में करते हैं। वहीं बीजेपी की महिला प्रवक्ता नेहा धवन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। कहा 17 अप्रैल ऐतिहासिक मौका था, गलत मंशा से लेकिन काला दिन इसे बना दिया गया। महिलाओं को अधिकार दिलाने के पक्ष में पार्टी आज भी है। महिलाओं में गुस्सा चुनाव में विपक्ष को भुगतना ही पड़ेगा।
और दूसरी तरफ कांग्रेस को आप लगातार सुन रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन परिसीमन की आड़ में राजनीति हो रही थी। उधर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है और कांग्रेस को महिला विरोधी बताया जा रहा है। इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि महिला रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को मिला है प्रतिनिधित्व करने का, उनके प्रतिनिधि नहीं आएंगे। ये फैसला मैंने ही नहीं लिया, मैं तो इसकी सपोर्टर हूँ, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए ये फैसला लिया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। उन्होंने ये बात कही थी कि सरपंच चाहे महिला है, चाहे वो कुछ नहीं जानती, कभी घर से बाहर नहीं निकली, आज सरपंच है तो कुर्सी पर वही बैठेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि जो है वो मीटिंग से बाहर रहेंगे। ये नगर पार्षद हैं, मेरे साथ बैठी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो उन महिला प्रतिनिधियों को ये बात आवाज उठानी होगी और मुझे लगता है कि ये फैसला नहीं होगा। हिसार कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल ने भी बयान दिया है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महिला आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ था, कांग्रेस ने बिल को पूरा समर्थन दिया था। मौजूदा सीटों पर भी आरक्षण लागू हो सकता था, बिना शर्त तुरंत महिला आरक्षण दिया जाना चाहिए। कांग्रेस परिसीमन की आड़ में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। झूठा बहुमत भाजपा वाले कर रहे हैं कि हम महिलाओं के साथ ऐसा करें। अगर बिल ही लागू करना होता तो 2023 में 28 सितंबर को जो हुआ वो लागू करना चाहिए था, 2024 में हो जाता। तो बिल की आड़ में परिसीमन लागू कर सीटें बढ़ाकर उसमें अमेंड करेंगे। क्या हमारा बिल क्या बोलता है? सारा हिंदुस्तान मुंह का इंतजार कर रहा है ये महिला बिल की आड़ में परिसीमन। और अब बात करेंगे मौसम की। हरियाणा में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आज से 24 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। 3 से 4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। नारनौल, रोहतक जैसे इलाकों में वार्म नाइट की स्थिति बनी हुई है। 25 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क और गर्म रहेगा। 26 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। न सिर्फ मैदानी इलाकों में पारा परेशान कर रहा है, बल्कि पहाड़ों में भी अब गर्मी बेहाल कर रही है। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार पारा बढ़ता जा रहा है और गर्मी से लोग बेहाल हो चुके हैं। इधर हरियाणा में भी पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है और आने वाले कुछ और दिन तपती गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 26 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा एक्टिव होगा, तब बूंदाबांदी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं। तो हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में भी लू चलने की चेतावनी जारी हुई है। हरियाणा में भी लू चल रही है। 42 डिग्री के पार कई जगहों पर पारा पहुंच चुका है। ये अप्रैल का महीना है और हालात अभी से बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। 3 से 4 डिग्री तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है आने वाले 3 से 4 दिनों में, लेकिन उसके बाद थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर जताई जा रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हल्की बूंदाबांदी या ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे तापमान नीचे आएगा। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों तक राहत गर्मी से नहीं मिलने वाली। 26 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिससे कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अभी तपती गर्मी से आम जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ों में भी, हिमाचल में भी लू चलने की चेतावनी। खासकर जो निचले पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अभी से गर्मी लोगों को परेशान कर रही, जबकि मैदानी इलाकों से लोग पहाड़ों का रुख करते हैं कि थोड़ी राहत गर्मी से मिले, लेकिन इस बार पहाड़ भी पूरी तरह से तप रहे हैं।
शिमला से हमारे सहयोगी योगेश, तो वहीं फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौसम पर और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सबसे पहले योगेश, हम आपके पास आना चाहते हैं। मैदानी इलाकों में तो पारा चढ़ता जा रहा है, गर्मी बेहाल करे, लेकिन इस बार पहाड़ों में भी पारा परेशान करने लगा है। वहां पर भी अलर्ट जारी हुआ है मौसम को लेकर, क्या और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी अपडेट दी गई? कब तक ऐसे गर्मी से बेहाल होना होगा? देखिए, धूप काफी तेज जो है इन दिनों लग रही है और 24 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से धूप खिली रहेगी, जिससे तापमानों में लगातार उछाल जो है वो यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। अभी भी अगर मैं बात करूं तो सामान्य से 2 से 6 डिग्री तक जो तापमान है वो अधिक चल रहे हैं, यानी लोग जो है वो गर्मी से परेशान है। मैदानी जो जिले हिमाचल प्रदेश के हैं, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पर पारा 35 डिग्री से ऊपर चल रहा है। शिमला में भी अगर मैं बात करूं, पिछले कल जो अधिकतम तापमान था वो 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, यानी पहाड़ों में भी तपिश जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में मैदानी राज्यों की अपेक्षा में फिर भी जो पारा है वो कम है, क्योंकि मैदानी राज्यों में 40 से ऊपर भी पारा चल रहा है। तो ऐसे में पहाड़ों में भी थोड़ी बहुत तपिश जरूर है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक 24 अप्रैल तक इसी तरह से तेज धूप जो हिमाचल प्रदेश में खिली रहेगी। 25 और 26 अप्रैल को हल्की फुल्की बारिश जो है कुछ स्थानों पर हो सकती है, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। यानी आने वाले दिनों में जो गर्मी है वो प्रचंड रूप अपना दिखाएगी और लोगों को कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है, खासतौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, जो दिनचर्या में बाहर निकलते हैं, उनके लिए थोड़ा परेशानी वाला आने वाला जो समय है वो रहने वाला है। जी बिल्कुल, तो पहाड़ों में अभी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही, वहां पर भी लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, लोग इससे बेहाल हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़े। जितेंद्र, हरियाणा में भी गर्मी कहर बरपा रही है, तेवर बहुत इस बार तीखे हैं गर्मी के, आम जनजीवन पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। क्या जानकारी है? लोगों से बातचीत की होगी, इस बार कैसे इतनी गर्मी से अभी से डील कर रहे हैं लोग? बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से फरीदाबाद जिले की बात करें तो फरीदाबाद जिले में लगातार दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बात करें जिस तरीके से जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिस तरीके से लगातार तेज धूप पड़ती है और कहीं ना कहीं बात करें तो वहीं अस्पतालों की, तो अस्पतालों को भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बच्चे की बात करें, बुजुर्गों की बात करें और जो लोग नौकरी पेशे करते हैं तो उनकी बात करें, ज्यादातर लोग वो ही बीमार पड़ रहे हैं जो नौकरी पेशे जो धूप में निकलते हैं और लगातार कहीं ना कहीं उल्टी, दस्त और डायरिया जैसी बीमारी का शिकार लगातार बनते जा रहे हैं। वहीं साफ तौर पर डॉक्टर विभाग जो साफ तौर पर अपील करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से घर से बाहर निकले तो सर पर कपड़े निकले और पानी की बोतल साथ लेकर निकले और तले जो पदार्थ है उसका सेवन ना करें और लगातार शीतल पेय पदार्थ का प्रयोग करें। जी शुक्रिया जितेंद्र और योगराज, आप दोनों का इस अपडेट के लिए। तो गर्मी से अभी राहत नहीं मिलेगी, हिदायतें दी गई हैं डॉक्टर्स की तरफ से कि गर्मी में हो सके तो कम से कम बाहर निकले, बहुत जरूरी हो तो अभी आप बाहर निकले, क्योंकि 42 डिग्री के पार कई जगहों पर पारा पहुंच चुका है। हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, इसमें आम जन बड़ी तादाद में बीमार भी पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। 4 से 5 दिन तक पारा कुछ ऐसा ही रहेगा, इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है और 26 के बाद कुछ उम्मीद जरूर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद बूंदाबांदी हो सकती है और थोड़ा तापमान कम हो सकता है। और सीधे आपको ले चलते लखनऊ, जहां से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, आशीष पटेल जी, AK शर्मा जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्रीमती गीता साक्य जी, माननीय विधायकगण श्रीमती जयदेवी जी, श्रीमती अदिति सिंह जी, श्रीमती आशा मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला मोर्चा की महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी,
उपाध्यक्षगण श्रीमती अपर्णा यादव जी, श्रीमती चारू चौधरी जी, राज्य महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका श्रावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा के हमारी सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नए संशोधन को बाधित करने और सदन में उस प्रस्ताव को गिराने के खिलाफ देश भर में जो आक्रोश रैली निकल रही है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।